तो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे दुनिया की एक ऐसी जगह छिपी है जिसे आप शायद कभी ना देख पाओ, जबकि यहाँ पर प्राचीन पिरामिड्स है, सीक्रेट जर्मन यूएफओ बेसिस है और इवन एक सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ लोग मार्स फ्यूचर कॉलोनीज के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। ये जगह पृथ्वी पर है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के 12 देशों की सरकारें हमेशा मेक श्योर करती है कि यहाँ पर कोई भी आम इंसान ना जा सके। अब एक बार को तो एरिया 51 पर आप जा सकते हो, पर यहाँ पर नहीं। पर आखिर क्यों? सोचो, तुम एक ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम सुनते हो जहां पर कोई सिटी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई गांव नहीं है, सिर्फ आइस, अंधेरा, हवा और साइंस। लोग कहते हैं अंटार्कटिका फॉरबिडन है, वहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, शायद गवर्नमेंट्स कुछ छुपा रही है। पर असली सच्चाई क्या है और कैसे? इसका जवाब अंटार्कटिका के एक देश जितने बड़े कॉन्टिनेंट के पानी पर तैरते वाइब्रेशन से लेकर खतरनाक बहते हुए ग्लेशियर्स और हिडन जर्मन यूएफओ बेसिस जैसी थियरीज तक जाता है। क्योंकि आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, हम अंटार्कटिका क्यों नहीं जा सकते? कौन है जो हमें अंटार्कटिका जाने से रोकता है और क्यों? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। तो सन 1840, ठंडा साउथ पैसिफिक ओशियन, आसपास सिर्फ धुंध और हवा है। तुम एक पुरानी वुडन शिप पर हो और तभी अचानक सामने एक इतनी बड़ी आइस की दीवार आ जाती है कि जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा। लगभग 1 मील ऊंची सफेद वॉल, लेफ्ट से राइट तक बस आइस ही आइस। कैप्टन बोलता है राइट साइड से घूम के देखते हैं। शिप मुड़ता है, 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन, पर आइस वॉल खत्म ही नहीं होती। राउंड राउंड घूम के तुम वापस उसी जगह पर आ जाते हो जहां से चले थे। ऐसा लगता है जैसे दुनिया यहीं पर खत्म हो जाती है और ये आइस वॉल हमें नीचे गिरने से बचा रही है। ये सीन सुन के फ्लैट अर्थ वाली कहानी रियल लगने लगती है ना? लेकिन उस समय के एजुकेटेड सी कैप्टन्स को पता था कि पृथ्वी गोल है। उन्हें पता था कि वो किसी एज ऑफ द वर्ल्ड के पास नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े हिडन कॉन्टिनेंट के पास घूम रहे हैं। इस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। और ये कोई दुनिया का अंत नहीं, पर पृथ्वी पर ही छुपी एक नई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां आज पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तरह कोई भी मेगा सिटी नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, सिर्फ आइस, हवा, अंधेरा और साइंस मौजूद है। अब नॉर्मल वर्ल्ड मैप पर जब आप नीचे बॉटम में जो आपको सफ़ेद सा बड़ा सा हिस्सा दिखता है ना, वही ये सीक्रेट दुनिया अंटार्कटिका है, जो मैप में कभी ये पतली वाइट लाइन जैसा दिखाया जाता था, कभी टुकड़ों में कट करके। इसीलिए कई बार हमें लगता था कि काफ़ी छोटा होगा, पर रियलिटी में ये ऑस्ट्रेलिया से भी लगभग 2 गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको और साउथ कनाडा को एक जगह मिला दोगे ना, तो अंटार्कटिका उन सबको कवर कर सकता है। पर इतना बड़ा लैंड मास होने के बावजूद ये कंप्लीटली खाली क्यों है? वेल, क्योंकि इसका लगभग 98 से 99% हिस्सा परमानेंट आइस से ढका हुआ है, जिस पर एवरेज आइस की मोटाई लगभग 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये कितनी खतरनाक कंडीशन है, इसके लिए बस एक बार इमेजिन करके देखो कैसा होगा अगर आप जिस शहर में या फिर गांव में रहते हो वो 2 किलोमीटर मोटी बर्फ में दब जाए। है ना स्कैरी? बट ये अंटार्कटिका की रियलिटी है। वैज्ञानिकों के हिसाब से दुनिया का करीब 60% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका के इन्हीं मोटी आइस शीट्स में बंद है, जो अगर कभी पिघल जाए तो आइस लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि दुनिया के बहुत सारे कोस्टल शहर पानी में डूब जाएंगे। जस्ट इमेजिन, मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे शहर रातों रात समुद्र में गायब हो जाएंगे। लेकिन अंटार्कटिका में आपका असली दुश्मन सिर्फ बर्फ नहीं है, पर यहाँ पर असली दुश्मन है क्लाइमेट। देखो, जब भी हम डेजर्ट का नाम सुनते हैं ना, तो हमेशा दिमाग में ये गर्म रेतीला सा जगह आता है। लेकिन ऑफिशियली अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है, यानी कि ये भी एक मरुभूमि है। यहाँ बारिश और स्नोफॉल बहुत ही कम होती है, पर ये कोई नॉर्मल डेजर्ट नहीं है। यहाँ की ड्राइनेस और ठंड मिलकर इसको सहारा से भी ज़्यादा एक्सट्रीम बना देता है। इस कॉन्टिनेंट के बीच वाले पार्ट में विंटर के टाइम टेम्परेचर -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हिस्टोरिकली तो यहाँ मौजूद वॉस्टॉक स्टेशन पर टेम्परेचर रिकॉर्ड -89 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया गया है, जो अर्थ पर सबसे कम है। इतनी ठंड का मतलब है कि तुम्हारी एक्सपोज्ड स्किन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जम सकती है। सिर्फ ठंड नहीं, हवा भी यहाँ तुम्हारी एनिमी है, क्योंकि अंटार्कटिका में कैटावेटिक विंड्स चलती है।
ऊपर माउंटेन्स पर बहुत ही ठंडी हैवी हवा जमा हो जाती है, फिर स्लोप से नीचे स्लाइड करते हुए जेट की तरह स्पीड पकड़ लेती है। ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर पर आवर विंड यहाँ पर नॉर्मल है। ऐसे में अगर तुम खुले में खड़े हो तो ये हवा सिर्फ तुम्हें फ्रीज नहीं करेगा बल्कि लिटरली धक्का देकर गिरा सकती है। ड्राइनेस अलग से प्रॉब्लम है। यहाँ की हवा इतनी सूखी हुई है कि सहारा से भी कम मॉइस्चर रहता है। ठंड प्लस ड्राइनेस प्लस सुपर विंड्स इक्वल्स टू ह्यूमन बॉडी के लिए नाइटमेयर कॉम्बो। लेकिन अंटार्कटिका को आइसोलेट और डेंजरस बनाने में जिस फैक्टर का सबसे बड़ा रोल है ना, वो है इसकी लोकेशन। क्योंकि इसके चारों तरफ सदर्न ओशन है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स सब 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर दूर है। साउथ अमेरिका से सबसे छोटा डिस्टेंस भी कुछ 900 किलोमीटर के आसपास है, जिसके बीच में आता है ड्रेक पैसेज, दुनिया के सबसे रफ ओशंस में से एक। यहाँ 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें और स्टॉर्म्स हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें नॉर्मल क्रूज नहीं बल्कि आइस ब्रेकर जैसी स्पेशली डिजाइंड हेवी शिप्स चाहिए होंगे। इसीलिए वैज्ञानिक अंटार्कटिका को व्हाइट मार्स भी बोलते हैं। व्हाइट क्योंकि हर तरफ आइस है, मार्स क्योंकि कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम है कि ये मार्स ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा लगता है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज अंटार्कटिका के कुछ रिसर्च स्टेशंस को मार्स या मून जैसे टेस्ट लैब की तरह यूज करती है। महीनों तक अंधेरा, बाहर स्टॉर्म, अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस, आइसोलेशन, जो चीजें फ्यूचर एस्ट्रोनॉट मार्स पर फील करेंगे। इसका छोटा ट्रेलर यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। सिंपल बात, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स प्रैक्टिस करने जाते हैं वहां तुम बैकपैक लेकर चल यार ट्रिप पर चलते हैं, ये नहीं जा सकते। पर मान लो फिर भी जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वेल, ये आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। और कैसे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। तो सन 1840 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने जिस आइस वॉल को देखा था उसे उसने ग्रेट आइस बैरियर बोला था। आज हम उसे रॉस आइस शेल्फ के नाम से जानते हैं। एक फ्लोटिंग आइस प्लेटफॉर्म जिसका साइज लगभग फ्रांस के बराबर है। सोचो, एक पूरा देश जितना बड़ा आइस का टुकड़ा समंदर पर तैर रहा है। तब के सेलर्स के लिए ये लिटरली वर्ल्ड का एज जैसा लगता था। लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू हुई जब लोगों ने डिसाइड किया साउथ पोल तक पहुंचना ही है। तो सन 1900 के शुरुआत के सालों को हीरोइक एज ऑफ अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, जिस दौरान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, रोआल्ड एमंडसन और अर्नेस्ट शैकल्टन, ये 3 नाम अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन स्टोरी में लेजेंड बन गए। स्कॉट ने डिस्कवरी एक्सपीडिशन के साथ साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश करी, पर सप्लाईज और हेल्थ इश्यू के कारण उसे और उसकी टीम को वापस आना पड़ा। शैकल्टन निमरोड एक्सपीडिशन के साथ 88 डिग्री साउथ तक पहुंच गया, जो पोल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। लेकिन उसने देखा आगे गए तो क्रू मर सकता है, इसलिए वो पोल से थोड़ा पहले मुड़ गए ताकि सब जिंदा लौट सके। फिर आई एंड्योरेंस वाली कहानी। एक एक्सपीडिशन में शैकल्टन की शिप आइस में फंस गई, फिर धीरे धीरे आइस ने शिप को क्रश कर दिया। लेकिन उसने छोटी बोट्स के सहारे और पैदल चलकर अंटार्कटिका के माउंटेन्स क्रॉस करके इतनी डेंजरस जर्नी की कि एंड में अपने सारे क्रू को जिंदा रेस्क्यू करा लिया। ये स्टोरी आज भी सर्वाइवल की टेक्स्ट बुक मानी जाती है। अब स्कॉट की लास्ट एक्सपीडिशन पर आए तो वो उतने लकी नहीं थे। 1912 में वो साउथ पोल तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि एमंडसन 1 महीने पहले ही साउथ पोल पर पहुंचकर नॉर्वेजियन फ्लैग लगाकर जा चुके हैं। इस हार से स्कॉट और उसकी टीम इतनी टूट गई थी कि वापस आते आते स्कॉट और उसकी पूरी टीम स्टॉर्म, ठंड और भूख में मर गई। जब उनकी बाद में बॉडीज मिली तो बैग में सिर्फ पर्सनल चीजें नहीं बल्कि रॉक्स और फॉसिल्स भी मिले थे, जिनमें सबसे खास थी ये पेट्रीफाइड वुड, जो प्रूफ था कि कभी अंटार्कटिका पर फॉरेस्ट होते थे। लोग खुद बच नहीं पाए, लेकिन सैंपल्स छोड़ के नहीं गए। ये दिखाता है कि यहाँ पर रिसर्च करना कितना रिस्की है। जहाँ ट्रेंड एक्सप्लोरर्स तक सरवाइव नहीं कर पाए, वहाँ कैजुअल इंस्टाग्राम टूरिस्ट का सीन कैसा होगा, तुम खुद सोच लो। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ आपको अंटार्कटिका जाने से रोकती है वो कुछ और है। अब देखो, वर्तमान समय का सवाल, क्या हम अंटार्कटिका बिल्कुल नहीं जा सकते? सच ये है कि हाँ जा सकते हैं, पर जैसा चाहो वैसा नहीं। अंटार्कटिका को आज एक स्पेशल सिस्टम गवर्न करता है, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। साल 1959 में 12 कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जो साल 1961 से एक्टिव है और आज बहुत ज़्यादा देश इसमें जुड़ चुके हैं। इस ट्रीटी का मेन रूल सिंपल है, अंटार्कटिका सिर्फ पीस और साइंस के लिए यूज होगा। मतलब यहाँ पर मिलिट्री बेस, वेपन टेस्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या माइनिंग से पैसा कमाना सब कुछ बैंड है।
मिनरल रिसोर्सेज का कमर्शियल यूज अलाउड नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिमिटेड कंट्रोल्ड काम हो सकता है। टेरिटरी का सीन भी इंटरेस्टिंग है। पहले कुछ कंट्रीज ने अंटार्कटिका के अलग अलग टुकड़ों को अपना एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। ट्रीटी ने बोला अब कोई नया क्लेम नहीं करेगा और जो पुराने क्लेम्स है उनको फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब पेपर पर जो लिखा है वो वही रहेगा, लेकिन ग्राउंड पर अंटार्कटिका किसी एक का प्राइवेट प्लॉट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का शेयर्ड साइंस जोन है। इसका इफेक्ट यह है कि यहाँ पर परमानेंट सिटी, मॉल, एयरपोर्ट, रिजॉर्ट या नॉर्मल इमिग्रेशन अलाउड ही नहीं है। सिर्फ कई कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं जहां पर उन कंट्रीज के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, जिनमें से एक रिसर्च स्टेशन हमारे भारत का भी है। इन बेसिस तक जाना भी इजी नहीं है। जो लोग यहाँ पर जाते हैं उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है, सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है और स्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है। कोई भी आई लव स्नो मुझे भेज दो बोल के नहीं जा सकता, क्योंकि अगर तुम बीच में बीमार पड़ गए तो तुम्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल तक आने में दिनों लग सकते हैं। वेदर भी कभी कभी रूटीन प्लेन लैंडिंग्स कैंसिल कर सकता है। इसीलिए अंटार्कटिका में एम्बुलेंस 10 मिनट में आ जाएगी टाइप कंफर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका मतलब ये नहीं है कि अंटार्कटिका में दुनिया भर की सरकारें जानबूझकर लोगों को जाने से रोक रही है, क्योंकि वहां पर उनका कोई सीक्रेट बेस है। वेल, असलियत तो यह है कि अंटार्कटिका में टूरिज्म अलाउड है, लेकिन टाइट रूल्स के साथ। हर साल रफली 1 से 1.2 लाख टूरिस्ट शिप्स या चार्टर फ्लाइट से अंटार्कटिका रीजन में आते हैं। प्लैनेट के टोटल टूरिस्ट से कंपेयर करो तो ये बहुत छोटा नंबर है। ये लोग मोस्टली अंटार्कटिक पेनिनसुला के कोस्टल एरियाज तक ही आते हैं, क्योंकि वहां पर वेदर थोड़ा माइल्ड और एक्सेस इजी है। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है IAATO, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर्स। ये लोग रूल्स बनाते हैं एक टाइम में कितने लोग बीच पर उतर सकते हैं, पेंगुइन कॉलोनी से कितना डिस्टेंस रखना है, किसी एनिमल के पास नहीं भागना है, ग्राउंड पर कुछ भी फूड या प्लास्टिक ड्रॉप नहीं करना है, शिप का फ्यूल वेस्ट डिस्पोजल, सबका एक सिस्टम फिक्स है। अब अगर गवर्नमेंट्स हमें अंटार्कटिका में जाने से नहीं रोकती तो आखिर फिर भी यहाँ जाना इतना मुश्किल या लगभग नामुमकिन सा क्यों है? तो सबसे पहला बैरियर है पैसे का। अंटार्कटिका का 10 से 15 दिन का ट्रिप नॉर्मली 10,000 से 50,000 यूरो तक जा सकता है। फ्लाइट्स अलग, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग के लिए वेकेशन ऑप्शन जैसा है ही नहीं। और मान लो तुमने किसी तरह से पैसे जुगाड़ भी लिए, तब भी तुम सिर्फ कोस्ट लाइन के आसपास ही घूम पाओगे। ज़ोडिएक से आइसबर्ग्स देखोगे, पेंगुइन्स और सील्स ऑब्जर्व करोगे, कॉन्टिनेंट के डीप इंटीरियर, साउथ पोल, लेक वोस्टोक, बिगेस्ट साइंस बेसिस, ये सब जगह टूरिस्ट के लिए बंद है। सिर्फ स्पेशल परमिशन वाले रिसर्चर्स ही वहां पर जा सकते हैं। एनवायरनमेंट भी यहाँ एक और बड़ा रीजन है। अंटार्कटिका का इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है। यहाँ के पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, क्रिल और माइक्रोस्कोपिक लाइफ ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से स्ट्रेस में है। थोड़ी सी ब्लैक सूट या ऑयल भी स्नो को डार्क कर सकती है, जिससे सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और आइस फास्ट मेल्ट होती है। जो 1 से 1.2 लाख टूरिस्ट ऑलरेडी आते हैं, उनका भी इफेक्ट स्टडी हो रहा है। इसलिए फ्यूचर में टूरिज्म पर और स्ट्रिक्ट लिमिट आ सकती है, शायद कम जहाज, कम लैंडिंग्स या ज्यादा कोस्ट। अब साइंस साइड भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जहां से रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अंटार्कटिका एक जायंट नेचुरल लेबोरेटरी है। यहाँ पर कुछ जगह इतनी रेयर और सेंसिटिव है कि वहाँ किसी नॉर्मल विजिटर को ले जाना मतलब डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को तोड़ देना। सबसे फेमस एग्जांपल लेक वोस्टोक। ये एक जायंट फ्रेश वाटर लेक है जो ईस्ट अंटार्कटिका के आइस के बिल्कुल नीचे छुपा है। लेक के ऊपर 4 किलोमीटर तक सॉलिड आइस है। ऊपर से सिर्फ फ्लैट व्हाइट शीट दिखाई देती है। रडार और ग्रेविटी डेटा से पता चला है कि नीचे एक पूरा का पूरा लेक है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से बाकी की दुनिया से कट ऑफ है। साल 1990 से रशिया, यूएस और फ्रांस के वैज्ञानिक यहाँ तक केयरफुल ड्रिलिंग कर रहे थे। चैलेंज ये था कि अगर नॉर्मल ड्रिल से जाते तो ऊपर का केमिकल, ऑयल, बैक्टीरिया सब नीचे जाकर लेक को कंटामिनेट कर देता। इसलिए स्पेशल टेक्निक से बोर होल बनाए गए, पानी को थोड़ा ऊपर आने दिया गया जहाँ वो जम गया, फिर उस आइस को सैंपल की तरह स्टडी किया गया। डीएनए सीक्वेंसिंग में उन्हें हजारों माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, ऐसी लाइफ जो एक्सट्रीम ठंड, हाई प्रेशर और टोटल डार्कनेस में अडेप्ट हो चुकी है। 3500 से ज़्यादा यूनिक जीन सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई हुई। ये दिखाता है कि लाइफ कितनी क्रेजी जगहों पर सर्वाइव कर सकती है। अगर यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटी अलाउ होती तो ये पूरा क्लोज्ड नेचुरल एक्सपेरिमेंट कब का खराब हो चुका होता। इसी कॉन्टिनेंट में एक और इंटरेस्टिंग जगह है डीप लेक। ये सी लेवल से करीब 55 मीटर नीचे है और इसका पानी नॉर्मल समुद्र से 10 गुना ज़्यादा नमकीन है।
इतना सॉल्ट की वजह से पानी -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के बाद भी फ्रीज नहीं होता। यहाँ पर हालो आर्काई नाम के सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स मिलते हैं जो डिफरेंट डेप्थ पर अलग अलग कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। ये पूरा का पूरा सीन किसी एलियन प्लैनेट की लेक के जैसा लगता है। वैज्ञानिक इसको स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स या जुपिटर के आइसी मून्स पर लाइफ कैसी हो सकती है। ये सभी कारणें मिलकर एक चीज क्लियर कर देते हैं, अंटार्कटिका सिर्फ ठंडी जगह नहीं है बल्कि ऐसी रेयर नेचुरल लैब है जिसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर रैंडम लोग रैंडम टाइम पर रैंडम जगह पर नहीं घूम सकते। जो लोग जा भी पाते हैं वो या तो केयरफुली कंट्रोल्ड टूरिस्ट होते हैं या फिर ट्रेंड वैज्ञानिक जिन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगे होते हैं। अब एक और लेयर है जिसके कारण लोगों को लगता है कि शायद अंटार्कटिका की मिस्टीरियस वाली साइड है, जहां सीक्रेट माउंटेन्स और सीक्रेट एलियन बेस के कारण दुनिया भर की सरकारें आम लोगों को वहां जाने से रोकती है। पर आखिर इन मिस्ट्रीज में कितनी सच्चाई है? अंटार्कटिका की कुछ चीजें देखने में इतनी अजीब लगती है ना कि YouTube, WhatsApp, Reddit पर सब इनका नाम लेकर कॉन्स्पिरेसी, एलियंस, सीक्रेट बेस वाली कहानियां बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए ब्लड फॉल्स, टेलर ग्लेशियर में एक छोटा सा वाटरफॉल जिसका पानी ब्राइट रेड दिखता है। दूर से लगता है जैसे आइस वॉल से खून बह रहा हो, पर जब डॉक्टर केन लीवी और उनकी टीम ने ब्लड फॉल्स के पानी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पानी में टाइनी आयरन रिच नैनोस्फीयर्स मिले, छोटे छोटे गोल पार्टिकल्स जिनमें आयरन, सिलिका और मिनरल्स है। जब ये आयरन हवा के ऑक्सीजन से मिलता है तो रस्ट जैसा रिएक्शन होता है और पानी डीप रेड हो जाता है। ये रेड पानी एक अंडरग्राउंड सॉल्टी लेक से आ रहा है जो ग्लेशियर के क्रैक्स से सिप होकर बाहर आता है। रॉस आइस शेल्फ के बारे में भी ऐसा ही है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सेंसिटिव सेंसर्स लगाए हैं तो पता चलता है कि जब हवा स्नो ड्यून्स के ऊपर से गुजरती है तो पूरा आइस शेल्फ एक जायंट ड्रम की तरह वाइब्रेट करता है। इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि हम उनको कानों से सुन नहीं सकते। जब उनको कंप्यूटर में 1000x फास्ट करके प्ले करा गया तो अजीब सा हमिंग साउंड सुनाई दिया। ईस्ट अंटार्कटिका के नीचे विल्किस लैंड ग्रेविटी एनोमली भी है जिसे लोग जायंट हिडन ऑब्जेक्ट बोलकर वायरल करते हैं। सैटेलाइट्स ने वहां ग्रेविटी में एक एक्स्ट्रा हैवी एरिया डिटेक्ट किया है जिससे वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद 500 किलोमीटर वाइड एंशिएंट एस्ट्रॉयड इंपैक्ट क्रेटर हो सकता है। शायद ये एक ओल्ड मास एक्सटिंक्शन से लिंक्ड हो, लेकिन अभी ये हाइपोथेसिस है, फाइनल प्रूफ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा रीजन इतने मोटे आइस और रॉक के नीचे छिपा है, इसीलिए डायरेक्ट फोटो लेना मुश्किल है। ये मिस्ट्री जेन्युइन साइंटिफिक है, लेकिन इंटरनेट पर इसको बरीड यूएफओ हिडन बेस बना दिया जाता है। नाजी बेस, एटलांटिस सिटी, अंटार्कटिका पिरामिड्स, ये सब भी इसी पैटर्न का पार्ट है। जर्मनी ने साल 1938 से 39 में न्यू स्वाबिया नाम का सर्वे मिशन किया था वेलिंग और मैपिंग के लिए। कोई प्रूफ नहीं कि उन्होंने जायंट अंडरग्राउंड यूएफओ बेस बनाया और मॉडर्न सैटेलाइट्स, प्लेन्स, ग्राउंड एक्सपीडिशन ने अंटार्कटिका के ह्यूज पार्ट्स मैप किए हुए हैं। कोई मेगा बेस आज तक किसी को नहीं मिला। इसके अलावा अंटार्कटिका की पिरामिड्स वाली फोटोज में जो तुम्हें ट्रायंगल दिखता है ना, वो नुनाटैक माउंटेन्स होते हैं जिनका टॉप आइस से बाहर दिखाई देता है, जो शेप ग्लेशियर्स और हवा ने नेचुरली बनाई है, क्योंकि अंटार्कटिका कम से कम 15 मिलियन साल से मोटे बर्फ से कवर्ड है और मॉडर्न ह्यूमंस सिर्फ कुछ लाख साल से पृथ्वी पर है। अब सोचो 15 मिलियन पहले जब इंसान ही नहीं थे तब अंटार्कटिका में कोई सुपर सिविलाइजेशन आकर जहां पर पिरामिड बनाकर वैनिश हो जाए और कोई सॉलिड ट्रेस ना छोड़े, यह विज्ञान के हिसाब से फिट नहीं बैठता। तो फिर असली रीजन क्या बचता है? दिस इज वाई यू कांट गो टू अंटार्कटिका का रियल जवाब एक्चुअली बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच यही है। यहाँ पर ज्यादातर इंसानों के कभी भी ना पहुंच पाने के कारण नेचर है। एक्सट्रीम कोल्ड, डेंजरस विंड्स, रफ ओशंस, महीनों तक अंधेरा, कंप्लीट आइसोलेशन और एक्सपेंस। इसकी वजह से इवन ट्रेंड एक्सप्लोरर्स भी यहाँ गलती करके मर जाते हैं। दूसरा एक फैक्टर जो इस जगह को बाकी लोगों के लिए इनएक्सेसिबल बनाता है वो है लॉ, क्योंकि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ने डिसाइड किया है कि ये कॉन्टिनेंट पैसा, पावर और वॉर के लिए नहीं है, सिर्फ
पीस और साइंस के लिए यूज होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर जो इंसानों को बड़ी संख्या में यहाँ पर आने से रोकता है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ के पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, क्रिल और माइक्रोब्स का इकोसिस्टम बहुत ही डेलिकेट है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी आइस को हिट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर दूसरे नॉर्मल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह लाखों लोग भेजने लगे तो ये फूड चेन टूट सकती है। इसीलिए हर विजिटर का फुटप्रिंट केयरफुली लिमिट किया जाता है और इसीलिए अर्थ के करीब 99% लोगों के लिए अंटार्कटिका शायद एक ऐसी जगह रहेगी जिसे हम सैटेलाइट इमेजेस, डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरीज के थ्रू ही दूर से देखते हैं, थोड़ा सा फियर और बहुत सा रिस्पेक्ट के साथ। और शायद ये सही भी है, हर जगह ह्यूमन फुटप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जगह सिर्फ समझने, प्रोटेक्ट करने और दूर से एडमायर करने के लिए छोड़ देना ही बेस्ट होता है। वैसे आपका इस बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जो बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका के पोल्स में मौजूद एक ऐसे ही एडवांस लैब के बारे में, एक साइंस स्टेशन जो कि किस तरीके से समय के साथ साथ बना और आज कैसा दिखता है और वहाँ कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।